बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न न्यूनाटोलॉजी का आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। मुझे लगता है कि लोग भी काफ़ी जो है ना वो एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूनाटोलॉजी इतना लंबा हो गया है, एक्चुअल में है ही यार बहुत लंबा ना। ठीक है, आप टॉपिक देख रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने कोशिश की है उनको जल्दी से जल्दी करवा दें। बाकी को मैं ना एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँगा, बुक से, शॉर्ट बुक से, किसी से भी कर लेंगे ना, आपके एमसीक्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन ये जो टॉपिक जिनके ऊपर ज़ोर देना था ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हमने हीमोलिटिक डिज़ीज़ में मतलब ब्लड टूट-फूट रहा है, तो 2 ही कंडीशन है हमारे पास, या तो हमारे पास आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? या फिर हमारे पास एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर देखो ना, बाप आरएच पॉज़िटिव है, ठीक है? और माँ जो है ना वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है? या कोई भी और कंडीशन, और बच्चे के अंदर अब होना चाहिए कि वो आरएच नेगेटिव हो, लेकिन अगर बच्चा आरएच पॉज़िटिव निकल आया है, तो क्या होगा? माँ को मैं चलो गोल दायरा बना देता हूँ ताकि हमारे पास हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा? अब माँ के पेट के अंदर तो हमारे पास बच्चा पॉज़िटिव है, माँ खुद नेगेटिव है, तो इनकम्पैटिबिलिटी हो चुकी है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है? तो अब क्या होगा, फीटल सेल्स जो है ना वो इंटर करते हैं बेसिकली। ये सपोज़ करें फीटस है ना, तो फीटल सेल सबसे पहले जो है ना इंटर करेंगे मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है? माँ की सर्कुलेशन के अंदर इंटर कर गया। सपोज़ करें अभी ये पहला बच्चा है, ठीक है? तो माँ ने देखा ये जो है ना एंटीजीन्स यूँ एक किस्म के ये मेरे पास आ गए, तो वो इनके खिलाफ जो है ना वो एंटी डी बना देगी, ठीक है? एंटीबॉडीज़ बना देगी जिसे हम कहते हैं एंटी डी, ठीक है? ये एंटी डी माँ ने अपने बॉडी के अंदर बना दिए है। अब ये आईजीएम की फ़ॉर्म में हो सकता है और आईजीजी की फ़ॉर्म में हो सकता है, वो सारे इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएँगे। इस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, इसने क्या किया है अपने आने वाले बहन-भाई के लिए जो है ना खतरा बना दिया है, खुद तो ये आराम से डिलीवर हो जाएगा क्योंकि अभी फर्स्ट चाइल्ड है, इतना नहीं होता, ठीक है? तो आईजीजी जो है ना हमारे पास रिक्वायर्ड होता है कि जब भी सेकंड एक्सपोज़र होगा, मतलब एक दफ़ा ये बच्चा डिलीवर हो गया, अब ये फिर माँ और बाप आपस में मिलाप हुआ इनका टपाटप, और यहाँ पे फिर उनका बच्चा आ गया और वो भी आरएच पॉज़िटिव निकल आया। तो फिर अब जो माँ का पहला बच्चा था, जो ये एंटी-डी बनवा गया था, बस इन्हें तो आईजीजी को तो सेकंड रिस्पॉन्स चाहिए था। इसने देखा कि यार ये आरएच पॉज़िटिव कोई आ गए, ये आईजीजी पहले से वहाँ फौजी खड़े हुए हैं। इन्होंने टपा-टप फ़ीटस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो यही सारा का सारा मैं ईज़ीएस्ट वे में बताना चाह रहा हूँ हमारे पास जो होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास रिस्क हो एक रिस्की सी कंडीशन होती है, यहाँ पे क्या होता है आईजीजी क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, जो माँ का प्लेसेंटा है यहाँ से हमारे पास जो है ना वो आईजीजी ये सारे का सारा क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा से मदर के अंदर जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बना देगा फीटल के जितने भी आरबीसीज़ है ना, फीटल की आरबीसीज़, उनके साथ जाके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जो है ना वो उसको पकड़ लेगा एक किस्म का, ठीक है? और वो हीमोलिसिस हो जाएगी उसकी, मोस्टली जो है ना वो स्प्लीन के अंदर जो है ना उसकी टपा-टप हीमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी और हमारे पास बच्चा एनीमिया का शिकार होगा। जब ज़्यादा हीमोलिसिस होगा तो उसको एनीमिया के साथ हमारे पास जॉन्डिस भी हमारे पास एक कंडीशन है वो हो जाएगी। ईज़ी हो गया? बस ये मोटी-सी कहानी अगर आप बता दोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर ज़्यादा होगी तो हेपेटोसेप्लिनोमेगैली, लिवर डिज़ीज़, कार्डिक फेलियर, हाइपोप्रोटीनीमिया, एसाइटीज़ हो जाएँगी, एडीमा हो जाएगा और अल्टीमेटली बच्चा अल्लाह के हवाले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी एफएससी वाली बातें हैं, कोई नई बात नहीं है जो मैं यहाँ पे लिखूँ और टाइम हमारा ज़ाया हो। नेक्स्ट हमारे पास है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो ये पहली प्रेगनेंसी में इसका चांस बहुत कम देखा गया कि मतलब फीटस को ज़्यादा हो, सेकंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ही जो है ना वो मसला बन सकता है, ठीक है? मोस्टली ये जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं ना इनके अंदर ये इश्यू चल जाता है। जब मदर का ब्लड ग्रुप, माँ जो है जिसने पेट के अंदर बच्चे का लेना वो हमारे पास है ओ ओ ब्लड ग्रुप है उसका, ठीक है? अब ओ ब्लड ग्रुप जब भी है तो हमें पता है कि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, ठीक है? तो मतलब अगर माँ ओ ब्लड ग्रुप के साथ है तो इसके पास एंटीजन कोई भी नहीं है, ठीक है? अब इसके पास लेकिन एंटीबॉडीज़ जो है ना वो तीनों हैं, ठीक है? एंटीबॉडीज़ तीनों प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? और वो कौन-सी है एंटीबॉडी ए, बी और एबी, ठीक है?
अब बच्चे का भी हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप होना ज़रूरी है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्चा ए ब्लड ग्रुप के साथ या बी ब्लड ग्रुप के साथ आ गया, तो इनके पास तो हमारे पास जनाब बच्चे के पास एंटीजीन्स आ जाएँगी। तो एंटीजीन्स और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ माँ के पास है, तो ये क्लैश तो होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सीवियर हेमोलिसिस हो जाएगी आरबीसीज़ की, ठीक है? और यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉर्मली जो है एंटीबॉडीज़ आईजीएम होती हैं। ये ज़्यादा प्लेसेंटा को नेचुरली अकरिंग जो होती है ना आईजीएम होती है, लेकिन वो नेचुरल प्लेसेंटा को अमूमन क्रॉस नहीं कर सकती। आईजीएम मोटी होती हैं, आईजीजी ज़्यादा क्रॉस करती है, ठीक है? अब जो फीटल अर्ली डिटेक्शन के लिए ना हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोम्ब्स टेस्ट जो है ना वो हमारे पास होता है, वो हम करवा लेते हैं, तो हमारे पास ये काफ़ी जो है ना वो हेल्पफुल हो जाता है। अब क्लिनिकल फीचर में वही ये है कि फैमिली हिस्ट्री ले लो। जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि टॉपिक बड़ा है। फैमिली हिस्ट्री आप ले लो, ठीक है? कोई प्रीवियस सिबलिंग को पहले पैदाइश के दौरान जॉन्डिस तो नहीं था, आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है? फिर मैटरनल हिस्ट्री में देख लो, माँ को कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस, इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, बर्थ ट्रॉमा, एस्फिक्सिया, कोई क्लैंपिंग, कोई प्रीमेच्योरिटी, कोई माँ अगर दवाई इस्तेमाल कर रही है तो कुछ मेडिसिन के भी इफ़ेक्ट होते हैं, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है? फिर हमारे पास कह लो कि सल्फोनामाइड्स होगी, एंटी मलेरियल ड्रग्स के इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है? और फ्रंटाइन्स जो होते हैं ना, इनके आ सकते हैं। फिर आप इन्फेंट की हिस्ट्री ले लो, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं खा रहा, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, वोमिटिंग उसको ज़्यादा तो नहीं हो रही, डिलेड मेकोनियम पास तो नहीं उसने किया, या इनफ्रीक्वेंट स्टूल तो नहीं आ रहे, वो सारे के सारे हैं, ठीक है? तो अब ये इन दोनों की कंडीशन के अंदर मोस्टली जो सिम्पटम्स आती हैं ना, वो जॉन्डिस जो है ना वो आपने देखना होता है डे लाइट के अंदर। कभी भी जॉन्डिस को आम रोशनी मतलब बल्ब की रोशनी में देखना कोई अच्छा नहीं समझा जाता, तो हमने डे लाइट के अंदर एक तो आपने बात याद रखनी है, एग्जामिनर पूछते हैं, तो आपने डे लाइट के अंदर जो है ना जॉन्डिस को चेक करना है। फिर आपने कलर ऑफ द यूरिन प्लस स्टूल जो बच्चे का है ना वो देखना है, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है, ठीक है? फिर आपने जो है ना वो कह लें कि एरिया ऑफ ब्लीडिंग देख लेनी है, कहीं से ब्लीड तो नहीं हो रहा। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के लिए आपने वर्कअप करना है, ठीक है? कोई लीवर डिज़ीज़, कोई इन्फेक्शन, कोई हेमोलिसिस, ठीक है? फिर पॉलीसाइथीमिया के लिए आपने इसको देख लेना है। फिर हमारे पास मैटरनल को डायबिटीज़ तो नहीं है, प्रीमेच्योरिटी तो नहीं है, इंट्रायूट्राइन तो नहीं है, तो वो सारे के सारे आपने देख लेने हैं, ठीक है? अगर तो उसका जो है ना वो 5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है बिलीरुबिन, ठीक है? तो उसके जो है ना वो थंब से जो है ना वो आप जब स्किन प्रेस करते हो ना, तो आप देखोगे प्रेस करने के ऊपर जो आपको बहुत सी सिम्पटम्स नज़र आ जाती हैं। यूँ कह लें कि अपीयर हो जाती है नोज़ के ऊपर, ट्रंक के ऊपर और लेग्स के ऊपर आपको स्किन चेंजेज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या-क्या करवाओगे? ये तो था ना नॉर्मल जो साइन और सिम्पटम्स देख लिए हैं, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन ऐसे बच्चे के लिए माँ को क्या करोगे? माँ को कहोगे इसका जो है ना आप सीरम बिलीरुबिन करवा लें, ठीक है? उसके अंदर डायरेक्ट बिलीरुबिन, पहले तो आप टोटल करवाएँ बिलीरुबिन, फिर उसके अंदर डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन-सा जॉन्डिस है, ठीक है? फिर आप सीबीसी उसका करवा लें, रेटिक्युलोसाइट काउंट करवा लें सारे का सारा, मैटरनल और फीटल की ब्लड ग्रुपिंग करवा लो, और कभी-कभार हमें बाप की ब्लड ग्रुपिंग भी करवानी पड़ती है, ठीक है? तो कभी-कभार होता है कि बाप जो है पैदाइश से पहले ही फ़ौत हो चुका है। अमूमन ये सोल्जर्स के जो होते हैं ना बच्चे, तो अगर खुदा न ख़ास्ता सोल्जर कहीं शहीद हो गया तो फिर बाप का वैसे पता चल जाता है, उसके कार्ड के ऊपर लिखा होता है, लेकिन फिर भी ठीक है चलो इसमें होगा। फिर हमारे पास डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट जो है ना वो हम इन्फेंट के अंदर जो है ना वो करवा लें, तो हमारे पास ये काफ़ी आइडिया देता है। सेकेंडरीज़ में क्या मतलब अगर यहाँ से हमें कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस ना मिल रहा हो, तो आप उसके टीएफटीज़ रिपीट करवा लो, हिमालिसिस क्यों हो रहा है, ठीक है? कंप्लीट यूरिन एग्ज़ामिनेशन उसका कर लो, एलएफटीज़ उसके रिपीट करवा लो, टॉर्च इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबॉडी टाइटर है वो करवा लो, ठीक है? कुछ को ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम की डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से आरबीसी ज़्यादा टूट रहे हैं, ठीक है? वो देख लो सारे का सारा। फिर अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लो, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली आपको पता चल जाए। हाइडा स्कैन करवा लो, ठीक है? वो बोन के लिए वगैरह होते हैं सारे के सारे। यूरिन एग्ज़ामिनेशन और लिवर इवन बायोप्सी भी हम करवा सकते हैं अगर हमें फिर भी जो है ना वो डायग्नोसिस ना मिले, तो हम इसके लिए लिवर बायोप्सीज़ भी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मतलब अब जॉन्डिस के साथ आ गया है, ठीक है? तो आपने मैनेजमेंट क्या करना? तो आपके पास मैनेजमेंट में मेरी जान 3-4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? जो कि अब हम डिस्कशन करने लगे हैं।
आपने एक लफ़्ज़ सुना होगा कि फ़ोटोथेरेपी, ठीक है? तो मैनेजमेंट के अंदर आप उसको फ़ोटोथेरेपी रिकमेंड करते थे। क्या सबको फ़ोटोथेरेपी रिकमेंड करेंगे? नहीं। एक ख़ास क्राइटेरिया है, उसके ऊपर अलाई करिएगा तो हम फ़ोटोथेरेपी नीली सी आपने लाइट देखी होगी, शायद आप अगर पीड्स के वार्ड के अंदर गए हो तो आपने बताया होगा। फ़ोटोथेरेपी आप करवा सकते हैं। नंबर 2 पे आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन उसके ब्लड ही चेंज कर दो, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर दो। नंबर 3 पे हमारे पास कुछ मेडिसिन होती है जिसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिक थेरेपी जो है ना वो हम इसकी कर सकते हैं। ठीक है? जल्दी से बता देता हूँ बुक के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं कि फ़ोटोथेरेपी में जब बिलीरुबिन 5 मिलीग्राम से यानी एक 5 एमजी जो है ना पर डेसीलीटर ये इसका जो है ना वो कट ऑफ वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर हमें फ़ोटोथेरेपी करनी पड़ेगी। ठीक है? और हमारे पास रिमेंबर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के लिए हमेशा आपने फ़ोटोथेरेपी करनी, कभी भी कंजुगेटेड के लिए नहीं करनी, ठीक है? अनकंजुगेटेड जिसका बिलीरुबिन ज़्यादा होगा ना, तो उनके लिए आपने फ़ोटोथेरेपी करनी है। अगर कंजुगेटेड है, फिर आप फ़ोटोथेरेपी नहीं करेंगे, वरना उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास अगर हीमोलिटिक डिज़ीज़ है, तो वेट करें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए पोरफायराइड। अच्छा, कुछ जो है ना ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने उसको नीली लाइट के अंदर आपने रखना होता है। देखो ना, जब ब्लू लाइट है ना ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ 420 से 470 नैनोमीटर तक जो है ना इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक? और ये क्या करती है जो भी आपका टॉक्सिक अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है ना, टॉक्सिक अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? नॉन टॉक्सिक के अंदर हमारे पास ये कन्वर्ट कर देता है। अब ये नॉन टॉक्सिक होगा तो ये बाइल के अंदर जाएगा, बाइल से फिर हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा ईज़िली। वो यानी ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, इवन ये यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है? तो टॉक्सिक को अनटॉक्सिक में करने के लिए हमें ये वेवलेंथ की लाइट मारनी पड़ती है, ठीक है? जिससे हमारे पास हो जाती है। लेकिन क्या ऐसे ही मार देंगे बच्चे को लौटाया? नहीं, उसकी सबसे पहले आपने एक तो कंटीन्यूअस फ़ोटोथेरेपी देनी होती है और उसकी आँखें जो हैं ना वो बच्चे की कवर कर देनी होती है ताकि उसकी आँखों को भी साइड इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है? और मैक्सिमम स्किन एक्सपोज़र मतलब उसका पैम्पर भी उतार देना है, पूरे बच्चे को नंगा करके फिर करना है। आजकल तो 3D आ गई मतलब नीचे से भी उसकी कमर जो है ना वो बेड के नीचे से भी हमारे पास फ़ोटोथेरेपी वाली मशीनें आ गई हैं। फिर साथ में उसका फ्लूइड इनटेक जो है ना वो आपने बढ़ा देना है 30% ड्यूरिंग क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो कुछ ना कुछ रेडिएशन से एक्सपोज़ भी हो जाती हैं चीज़ें, निकल भी जाती हैं, ठीक है? तो आपने उसका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना होने देना, ठीक है? और यूँ कह लें कि मॉनिटर करना है बिलीरुबिन हर 12 से 24 घंटे बाद जो है ना उसका मॉनिटर करते रहना कि आया कि लाइट का एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर कोई डॉक्टर साहब नया है, मुझ जैसे डॉक्टर हैं जी ठीक है? तो वो क्या करेंगे उसको ओवरहीट कर देंगे, उसकी वजह से बच्चे को फ्लूइड नहीं दिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हाइपोथर्मिया हो सकता है या अगर टेम्परेचर कम है सर्दियों में उसको चिलिंग हो सकती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया विंटर के मंथ में, स्किन के ऊपर रैश बन सकते हैं, लूज़ स्टूल हो सकता है अगर उसने आँखों को नहीं इसका कवर किया फ़ोटोथेरेपी के दौरान, तो उसकी जो है ना वो आँखें जो है ना वो रेटिनल डैमेज हो सकता है, कॉर्नियल एब्रेजन, कंजक्टिवाइटिस का शिकार हो सकता है। इसके अंदर एक लफ़्ज़ उसने लिखा हुआ है ब्रोंज़ बेबी सिंड्रोम, ठीक है? BRONZ ब्रोंज़ बेबी सिंड्रोम, ठीक है? जब अनकंजुगेटेड जो है ना वो मैंने यहाँ पे बोला है कि अनकंजुगेटेड के लिए हमने फ़ोटोथेरेपी करनी है। अगर मुझ जैसा कोई डॉक्टर है नालायक सा, ठीक है? तो वो क्या करेगा उसने देखा जी कंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा तो उसने फ़ोटोथेरेपी का नाम सुना हुआ था। तो इन केस ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन अगर उसका ज़्यादा उसको फ़ोटोथेरेपी दे दी तो क्या होगा उसकी स्किन के ऊपर जो है ना पिगमेंटेशन हो जाएगी। इसी वजह से हम नहीं देते, ठीक है? कंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर हमने सिर्फ़ अनकंजुगेटेड के अंदर अनकवर करते हैं फ़ोटोथेरेपी के दौरान ठीक है? तो हमने अनकंजुगेटेड के दौरान ही उसको सारी थेरेपी देनी। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये शायद इससे जो है ना वो आपको आइडिया हो जाए ब्रोंज़ बेबी सिंड्रोम के अंदर जो है ना, ठीक है? तो इसके अंदर पिगमेंटेशन और उसकी जो है ना ब्रोंज़ की तरह की स्किन हो जानी है। तो ये होता यूँ ही है कि फ़ोटोथेरेपी अगर उसका कंजुगेटेड ज़्यादा और उसके अलावा आपने फ़ोटोथेरेपी लगा दी तो उल्टा फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है? ये था हमारे पास फ़ोटोथेरेपी। नंबर 2 पे हमारे पास एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम एक्सचेंज करते हैं उसका जो तुन्नी वाला है अम्बिलिकल वेन, ठीक है? अम्बिलिकल वेन के ज़रिए हमने करना होता है आईवी मतलब यहाँ से एक्सेस नहीं करते, उसकी तुन्नी के ऊपर जाके, उसके अम्बिलिकस के ऊपर जाके वहाँ से हमने एक्सेस करके वहाँ से सारे करना है। अच्छा हमारा एम क्या है जितने भी सेंसिटाइज़्ड आरबीसीज़ हैं उसको रिमूव कर देना एक तो, ठीक है? जो सेंसिटिविटी है, जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो हैं सर्कुलेटिंग वो हमने रिमूव करनी है।
जितना भी सर्कुलेटिंग एक्सेस बिली रिबन है ना, उसको हमने बॉडी से निकालना है और हमने एनीमिया को उसका ठीक करना है। तो ये 4 एम होती है कि हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर लें। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है इंडिकेशन के, जब बेबी का अगर एनीमिया है, मतलब एचबी उसकी 12 से कम आ रही है, तो आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर उसका बिलीरुबिन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मैंने शुरू में यहाँ पे बताया ना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे कहा कि 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है बिलीरुबिन, और कोम टेस्ट आपने किया वो उसका पॉजिटिव था, और रेटिकुलोसाइट्स जो है ना वो ग्रेटर देन 10% थे। तो मतलब आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हर सूरत करनी ही करनी है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं, एम 4 हैं हमारे पास, ठीक है? तो फर्स्ट वीक के अंदर टोटल बिलीरुबिन वगैरह का 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो बिलीरुबिन जो है ना 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से जो है ना वो बढ़ता है, ठीक है? तो हिस्ट्री हमने ले लेनी है, उसकी ट्रीटमेंट हमने सिबलिंग की भी ले लेनी है, लो बर्थ भी प्री मैच्योर तो नहीं है, वो सारी की सारी फोटो ट्रीटमेंट करवाई या नहीं करवाई, वो सारे के सारे आपने उससे पूछ लेने हैं, ठीक? प्रोसीजर अमूमन कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो हमने क्या करना है, अम्बिलिकस के ऊपर जाके कैथीटर उसका पास करना है। मतलब अगर ये उसका पेट है ना, तो यहाँ अम्बिलिकस की अम्बिलिकल वेन को पकड़ के वहाँ से हमने एक कैथीटर पास करना होता है, और इतना पास करना है कि वो लीवर तक ना पहुँचे, बस इतना सा करना है कि लीवर बच जाए, उसका लीवर को नहीं डैमेज करना है। फिर हमने ब्लड कितना रिक्वायर करना है, जितना हमारे पास बेबी का ब्लड वॉल्यूम है ना उसका 2 गुना। अगर इसका 160 ml है तो उसका 2 गुना आपने जो है ना वो ब्लड आपने हमें रिक्वायर्ड होगा, 2x यूँ कह लें कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है? फिर हमने क्या करना है, उसको हीमेटोक्रिट को जो है ना वो कंटिन्यूअसली करना है, और ब्लड को गर्म करके 37 डिग्री पे लगाना है, ठंडा ब्लड ना लगा देना वरना वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, ठीक है? और फिर कह रहा है कि हमने जो है ना 1 to 2 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देना है, ताकि आफ्टर जो है ना वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन उसको कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है? तो जो हमारे पास है कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ना वो आपने साथ में लाजमी देना है, ठीक है? साइड अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल आर्टरी है, और लार्ज पेरिफेरल वेसल हो सकता है। अगर वो ना है तो जुगुलर वेन या उसकी टांग के ऊपर ग्रेट सेफनेस वेन है, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ब्लड टाइप हमने हमेशा फ्रेश ब्लड जो है ना वो ताज़ा ताज़ा खून जो है ना वो निकलवा के यूज़ करना है, ठीक है? और जो कि स्टोर हो सिट्रेटेड फॉस्फेट डेक्सट्रोज के अंदर। बाकी हीमोलिटिक डिजीज़ में वो कह रहा है कि हमने क्रॉस मैचिंग करवा लेनी है कि ओ नेगेटिव जो है ना ब्लड ग्रुप दैट इज़ क्रॉस मैच जो। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं ड्यूरिंग एक्सफ्यूजन, हमने बहुत ज़्यादा ब्लड निकाल दिया, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठंडा ब्लड लगा दिया, टेम्परेचर मेंटेन ना किया, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, उसके बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है। मतलब जितने ब्लड की कॉम्प्लिकेशन है, एयर एम्बोलिज्म, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, नेक्रोटाइजिंग एंटीरियो और एनीमिया बहुत सेवेयर किस्म पे जा सकता है अगर आपने प्रॉपर वाइटल ना किया। फिर हमारे पास नंबर 3 पे है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर वो कह रहा है हमने सेप्टिसीमिया से बचाने के लिए क्या करना है, क्योंकि जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एडुकेट फीडिंग करवाएँगे, ठीक है? और फ़िनोबार्बिटोन देंगे, साथ में हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाएँगे, और एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो हमने कर देनी होती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके साथ शेयर करने थे, ठीक है? तो बस लास्ट पे हमारे पास है करनेक्टेरिस, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया, क्योंकि ये चीज़ें हैं सिंपल सी, इनको इतना ज़्यादा खींच-तान के करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सारी ऑलमोस्ट पड़ी, बस फ़ोटोथेरेपी का पता हो तो मोर एंड लेस आपका काम हो जाया करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।